मॉर्निंग +1 क्लास। बेटे लास्ट हम क्या कर रहे थे, हमने जो है रदरफोर्ड मॉडल तक की जो लिमिटेशंस थी, रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो गई थी यहाँ तक। उसके बाद बेटे आपके पास क्या आता है, बोहर मॉडल आता है। तो बेटा जो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या आया था, बोहर मॉडल की हम स्टडी करते हैं। तो बेटे ये तो देखो स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ आपको कि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिफाइन करने के लिए वेरियस मॉडल्स आए। तो बेटा ये जो वेरियस मॉडल्स क्यों आए, क्योंकि एक मॉडल जो है वो कम्प्लीटली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया। मीन्स कि उसको हम मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते कि उसने एक एटम के बारे में सारी की सारी सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन अगर दे दी होती तो दूसरा मॉडल बनाने की ज़रूरत ही ना होती। तो बेटे जो भी मॉडल पहले वाला बनता है उसकी जो लिमिटेशंस होती है उसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड मॉडल आता है। सेकेंड में फिर अगर लिमिटेशन आ गई तो थर्ड मॉडल बनता है। वैसे बेटे सारा का सारा ये हाइपोथेटिकल है, सिर्फ अजप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो रदरफोर्ड की मॉडल थी, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण उसने बताया था ना कि अल्फा पार्टिकल जो है वो टकरा के वापस चले गए थे। उसके बाद उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने अपना जो है रदरफोर्ड ने जो मॉडल का नाम दिया था वो जस्ट लाइक सोलर सिस्टम दिया था। तो सोलर सिस्टम से उसने जो है कोरिलेट क्यों किया था, क्योंकि प्लैनेट्स भी जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसने क्या बताया था कि वो हमारे सोलर सिस्टम की तरह कंपैरिजन किया था। तो नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या आता है कि बोहर मॉडल को हम पढ़ेंगे और इन लिमिटेशंस जो रदरफोर्ड की थी उसको ओवरकम करेंगे। तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे आज बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल में क्या था, बोहर मॉडल जो मेन था बेटे, बोहर मॉडल का की कंसेप्ट जो है ना, बोहर मॉडल का की कंसेप्ट आपके पास क्या था, क्वांटाइजेशन। तो बेटे ये टर्म आपके पास बहुत बार आ चुकी है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसने ये बताया था कि क्वांटाइजेशन का मतलब थोड़ा सा इसको समझो पहले कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो बेटे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। तो पैकेट्स का मतलब अब ये नहीं है कि बेटा वो पैकेट भरे एनर्जी और पैक कर दिए, पैकेट भरे और पैक कर दिए, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। वो पैकेट्स का मतलब क्या है बेटे, वो आपके पास है कि एनर्जी चेंज हो रही है, बट वो चेंज तो हो रही है लेकिन वो डिसकंटिन्यूसली हो रही है, वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही। तो जैसे बेटा अगर मैं आपके पास एग्जाम्पल देती हूँ कि हम किसी टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी जो टैक्सी है, टैक्सी सिंपल सी बात है कि वो पर किलोमीटर से जो है उसका जो है फेयर होता है उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बेटे, जो उसका मीटर होता है ना उसमें 2 मीटर होते हैं। तो उसका स्पीडोमीटर होता है, एक जो पीछे जो है उसके बॉक्स लगा होता है उसमें जो एग्जैक्ट जो है हम कितना हमने ट्रेवल किया है वो दिखाएगा हमें। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि जो उसका आगे का स्पीड है ना, स्पीडोमीटर है, वो तो तब बढ़ेगा जब हम एक्सेलरेशन उसमें जब है बढ़ाएंगे। लेकिन जो स्पीडो जो आपके पास पीछे जो मीटर लगा हो वो कब बढ़ेगा, जब हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। वही है ना, मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो चेंज तो हो रही है लेकिन कंटिन्यूसली नहीं हो रही, वो ग्रेजुअली हो रही है, वो डिसकंटिन्यूसली हो रही है और इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ पैकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ओके, तो यही की कंसेप्ट है बेटा कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ग्रेजुअली चेंज होती है बट कंटिन्यूसली नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूसली होती है। तो बेटे सबसे पहले इसकी यूजफुलनेस पढ़ते हैं। बोहर मॉडल की यूजफुलनेस का मतलब क्या है कि ये जो है मॉडल क्या क्या एबल हुआ, भाई इसने क्या क्या बताया, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो जिसको ये एक्सप्लेन कर पाया। तो बेटे सबसे पहले जो है हम स्टडी करते हैं कि इसने जो है ना एक्सप्लेन की स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, कि बोहर मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया कि कोई भी एटम है वो फुल्ली स्टेबल है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये आगे बताएगा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल फिक्स्ड पाथ होते हैं इसके, तो ये आगे इसमें आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे बेटा इसमें। तो मीन्स क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बोहर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, इसी वजह से ये क्या है अच्छा मॉडल था। सेकेंड इसमें क्या बताया बेटे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना उसके बारे में इसने डीपली स्टडी किया। डीपली स्टडी का मतलब क्या है बेटे, ये मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होता है, जब लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को गेन करके अपर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है कि हाई एनर्जी से एनर्जी को एमिट करके लो स्टेट में अगर वो चले जाएं तो हम उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें बेटे आपके पास क्या क्या आया था, जो इसमें इसने ये बताया था कि डेल्टा ई,
ये बताया था ना डेल्टा ई, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, चेंज इन द एनर्जी स्टेट। चेंज इन द एनर्जी स्टेट में आपके पास क्या आया था, फाइनल माइनस इनिशियल, यही था। और इसने इसको किसके अकॉर्डिंग बता दिया, एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू आपके पास है इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें बेटा इसने क्या बताया, अब इसको अगर हम यहाँ पे यहाँ न्यू को यहाँ ले आए, E2 माइनस E1 ओवर एच, ये जो नीचे इसकी यहाँ जाएगा। अब आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास क्या आया था, फ्रीक्वेंसी आई थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा आया था। तो सी बाई लैम्डा ही तो न्यू है, और न्यू आपके पास E2 माइनस E1 ओवर एच भी है। तो जैसे आपके पास बेटा ये आप मैथ में भी पढ़ते हैं कि अगर दो चीज एक चीज के इक्वल है तो दोनों चीजों को हम इक्वलाइज कर देते हैं ये। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी ये भी है और फ्रीक्वेंसी ये भी है, दोनों वैल्यूज ये हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वलाइज कर देते हैं, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगी, न्यू आपके पास क्या, सी बाई लैम्डा, और आपके पास न्यू क्या है, E2 माइनस E1 ओवर एच, यहाँ से आपके पास ये आ गया। दोनों वैल्यूज को हम इक्वलाइज कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ एच सी, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन ऊपर चला जाएगा, E2 माइनस E1 जो है नीचे चला जाएगा ये। तो यहाँ से हम क्या है कि वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इसने क्या बताया कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी इसने डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड इसमें क्या आया बेटे कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, कि इसने जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये तो इसने फाइंड आउट किया था कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, उसने उसको कंप्लीटली बता दिया था। और क्या बताया था कि डिसकंटिन्यूअस होती है, और हाइड्रोजन की भी और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की भी पूरा डिफाइन इसने कर दिया था। नेक्स्ट इसका क्या आया बेटे, नेक्स्ट इसका आया कि इसने जो है ना एक इंपीरिकल फार्मूला निकाल लिया, किसका, जो हमने रेडबर्ग कांस्टेंट या रेडबर्ग फार्मूला जो आपके पास फाइंड आउट किया था, तो यहाँ से उसने इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। तो वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास यहाँ से क्या आया था, जैसे आपके पास यहाँ से मैंने आपको करवाया था रेडबर्ग फार्मूला ये था, रेडबर्ग फार्मूला ये था। तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वलाइज कर देते हैं आर एच इंटू 1 ओवर एन स्क्वेयर, 1 ओवर एन स्क्वेयर, और ये आर एच के आपके पास है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे 2.18 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ये क्या वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट की, क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट की। और वो किसने यूज की थी, रेडबर्ग कांस्टेंट की किसने यूज की थी, बोर ने। अब जैसे अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो रेडबर्ग फार्मूला किसने दिया था, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आया था ना, तो उसकी में तो स्टडी है कुछ कुछ ही है, लेकिन जो इसने फाइनलाइज किसने किया, ये बोर ने। तो ये तो बेटा सारी की सारी थी यूजफुलनेस कि हमारे लिए यूजफुल कहाँ कहाँ हुआ बोर मॉडल। तो सबसे पहले क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बताया, इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स की और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की इसने क्या बताई, एनर्जी बताई, और रेडबर्ग फार्मूले के लिए इसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया। अब बेटे आपके पास क्या आते हैं कि यहाँ से हमारे पास कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ से जो है बोर मॉडल कंप्लीट है, कि बोर मॉडल के अंदर कोई जो है लिमिटेशन ही ना आई। तो बोर मॉडल की कोई लिमिटेशन ना हो तो बेटा बोर मॉडल फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेशंस आई बोर मॉडल की। अब यहाँ से आपके पास आता बेटे कि बोर मॉडल की जो है लिमिटेशंस क्या क्या आई। तो हम यहाँ से अगर उसको करें कि लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, बोर से मॉडल, तो लिमिटेशन क्या थी बेटे बोर मॉडल की। सबसे पहले देखो इसने लाइन स्पेक्ट्रा किसका बताया, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, विच कैन जंप एंड विच कैन गो डाउन, विच कैन जंप एंड विच कैन गो डाउन। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का तो इसने एमिशन स्पेक्ट्रा बता दिया। अब सबसे पहले इसकी लिमिटेशन यही थी कि इसने जो है लाइन स्पेक्ट्रम जो है किसका नहीं बताया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम थे ना उसने इसका स्पेक्ट्रा कुछ नहीं बताया,
लिमिटेशन आगे फर्स्ट कि लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का बता दिया। मतलब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही वन हो, मीन्स वहां से इसने इसका कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं बताया। सेकेंड इसकी जो है बेटा लिमिटेशन क्या आई कि इसने जो लाइन्स की स्प्लिटिंग बताई ना, लाइन स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, अब इसमें थोड़ा सा वर्ड आएंगे, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो है लाइन का स्प्लिटिंग, लाइन स्प्लिटिंग मतलब अलग अलग रीजन में जो स्प्लिट होती हैं लाइंस, तो उसने वो कुछ नहीं बताया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चीज को हम रखते हैं तो स्प्लिटिंग कैसे होती है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को, एटम को रखेंगे तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। अब आपके पास आता है कि मैग्नेटिक लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड में द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन्स अकॉर्डिंग या इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो बेटे स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये कुछ नहीं बताया। और थर्ड लिमिटेशन क्या आई कि 3D स्ट्रक्चर जो होता है ना एटम का, 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और क्या नहीं बता पाया बेटे, और ये नहीं बता पाया शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है। 11th क्लास में अभी आपके में नेक्स्ट आएगा शेप्स, वेस्पर थ्योरी बताएगी वो शेप्स, तो वो जो शेप्स है ना एटम्स की, वो कोई शेप ये नहीं बता पाया। और क्या नहीं बता पाया बेटे, ये एक आपका आगे आएगा डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली एंड हैजनबर्ग, आगे आपके इसी टॉपिक में है हैजनबर्ग एंड डी ब्रोगली कंसेप्ट, वो भी ये नहीं बता पाया। तो बेटे मेन लिमिटेशन इसकी यही थी, और यही आपको इसमें से स्टडी करना है कि यूजफुलनेस क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। इसके बाद बेटे इन लिमिटेशंस को देखो, बोर मॉडल की लिमिटेशन आ गई ना, अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेटा आज तक आप इतना ही कर लें और इसको अच्छे से कर भी लें साथ साथ। ओके, थैंक यू।